नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल जेडी स्टडी वर्ल्ड पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। अभी अभी जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज यूपी टेट के लिए जो सीडीपी की क्लास नंबर 2 है, इसके पहले वाली क्लास आपने नहीं की है तो आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, आज हम टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन आपकी जो यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ से पेन सेट कर लेता हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में साम्य धारण क्या है। तो यहाँ पर साम्य धारण के बारे में पूछा गया है। इक्विलिब्रेशन या यहाँ पर जिसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो पुरानी सूचनाओं को बदलना, नई और पुरानी सूचनाओं के बीच संतुलन, केवल आत्मसातीकरण करना, संवेदी मोटर कौशलों का विकास करना। तो जो पियाजे थे, तो पियाजे के अनुसार जब बच्चा नई जानकारी और पुरानी स्कीमा में बदलाव के बीच संतुलन बनाता है तो उसे साम्य धारण कहते हैं। तो नई और पुरानी सूचनाओं के बीच संतुलन बनाना ही क्या कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बेशक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को वाइगोस्की ने क्या कहा। तो बेशक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को वाइगोस्की ने क्या कहा। ऑप्शन है जेडपीडी, ऑप्शन बी है पाठ या ढांचा, ऑप्शन सी है अंतः विषयता, ऑप्शन डी है निर्देश सहभागिता। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ या ढांचा। तो जो वाइगोस्की का मानना था कि बेशक जो जो बेशक साथियों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को जो वाइगोस्की थे उन्होंने पाठ या ढांचा, जैसे इसको इसके फोल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था अभिविन्यास कौन सी अवस्था है। तो कोहल वर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था अभिविन्यास कौन सी अवस्था है। अवस्था 2, अवस्था 3, अवस्था 4 या अवस्था 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवस्था 4। ठीक है, पारंपरिक स्तर की चौथी अवस्था में बच्चा मानता है कि सामाजिक नियमों और कानूनों का पालन करना समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवस्था 4 हो जाएगा, जिसे हम पारंपरिक स्तर की चौथी अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चा मानता है कि सामाजिक नियमों और कानूनों का पालन करना समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर का कौन सा स्तर गामक क्रियाओं के जैसे साइकिल चलाना, तैरना से जुड़ा है। तो ब्रूनर का कौन सा स्तर गामक क्रियाओं जैसे साइकिल चलाना, तैरना से जुड़ा है। दृश्यात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रूनर का क्या मानना था। तो ब्रूनर की जो पहली अवस्था थी जिसे हम संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, बच्चा क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। तो इसमें कैसे बच्चा सीखेगा, तो क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो क्रियाओं और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चा कौन सी अवस्था में सीखेगा, तो संक्रियात्मक अवस्था में सीखेगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम स्किनर के किस सिद्धांत का मुख्य आधार बना। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सूझ का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो जो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम था वो स्किनर के किस सिद्धांत का मुख्य आधार बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम ही है, स्किनर के पुनर्बलन के सिद्धांत पर जो आधार बना था। ठीक है, तो स्किनर का जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के जो प्रभाव का नियम है
जो थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है वही जो क्या है कि स्किनर के पुनर्वलन के नियम का सिद्धांत बना था। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधित अनुक्रिया सी आर धीरे धीरे समाप्त होना क्या कहलाता है। तो जो शास्त्रीय अनुबंधन होता है उसमें अनुबंधित अनुक्रिया सी आर का धीरे धीरे समाप्त होना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलोपन। तो विलोपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक जैसे डांट को जोड़ना क्या कहलाएगा। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण करण, सकारात्मक दंड या नकारात्मक दंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सकारात्मक दंड। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम, इसे हम इंसाइट लर्निंग के नाम से जानते हैं, इसे किस रूप में किस रूप में दिखता है। तो कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम इसे किस रूप में देखता है। उद्दीपक अनुक्रिया के क्रमिक जुड़ाव के रूप में, संपूर्ण पारिस्थितिकी के अचानक प्रत्यक्षीकरण के रूप में, आदतों के निर्माण के रूप में, यांत्रिकी अभ्यास के रूप में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा संपूर्ण परिस्थिति के अचानक प्रत्यक्षीकरण के रूप में। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम का सही क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन एवं अभिप्रेरणा। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल के 3 आयाम कौन से हैं। तो गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल के 3 आयाम कौन से हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक शल्य चिकित्सक, सर्जन या मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होती है। तो जो शल्य चिकित्सक होता है या फिर जो मूर्तिकार होता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो शल्य चिकित्सक में होगी वो शारीरिक गणितीय बुद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक बुद्धि का दूसरा नाम क्या है। घटीय बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभाविक बुद्धि। थॉर्नडाइक का वो कौन सा सिद्धांत है जो बताता है कि समान तत्वों के होने पर ही स्थानांतरण होता है। थॉर्नडाइक का वो कौन सा सिद्धांत है जो बताता है कि समान तत्वों के होने पर ही स्थानांतरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समरूप तत्वों का सिद्धांत। रॉबर्ट गैने के अधिगम पदानुक्रम सिद्धांत में सर्वोच्च स्तर कौन सा है। रॉबर्ट गैने के अधिगम पदानुक्रम सिद्धांत में सर्वोच्च स्तर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समस्या समाधान का वो समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अधिगम है वो रॉबर्ट गैने के अधिगम पदानुक्रम सिद्धांत का सबसे उच्च स्तर हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग आनंद के सिद्धांत पर चलता है। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग आनंद के सिद्धांत पर चलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इदम। ठीक है, इदम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इदम पूरी तरह अचेतन में काम करता है और ये नैतिक अनैतिक की परवाह किए बिना तुरंत इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। तो अनंत जो इदम है वो पूरी तरह किस में चलता है। तो इदम पूरी तरह अचेतन में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इदम हो जाएगा और इदम को ही आनंद के इस जो सिद्धांत पर इदम ही चलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का
जो वर्गीकरण है वो कार्ल जुंग या कार्ल युंग द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल जुंग या कार्ल युंग के द्वारा किया गया था। व्यक्तित्व मापन का जो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है वो किस प्रकार की विधि है? तो व्यक्तित्व मापन की जो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है वो किस प्रकार की विधि हो जाएगी? तो ये एक तरह की प्रक्षेपी तकनीक है। तो एक तरह की कैसी तकनीक है ये? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ठीक है, इस तकनीक हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण अचेतन मन के विचारों को जानने की एक प्रमुख प्रक्षेपी विधि है। तो ये बात याद रखनी है। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? आत्मसम्मान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता। तो मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है उसमें सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी मानी गई है? तो उसमें मानी गई है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित होती है? तो जो सृजनात्मकता है जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं वो मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित होती है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। समावेशी शिक्षा में कम से कम प्रतिबंधित पर्यावरण LRE का क्या अर्थ है? दिव्यांग बच्चों को केवल विशेष स्कूल में पढ़ाना, तो ये तो गलत हो जाएगा। दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ न्यूनतम बाधा वाले वातावरण में पढ़ाना, बच्चों को बिना नियम के स्वतंत्र छोड़ना, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बिना नियम के स्वतंत्र तो नहीं छोड़ना है। केवल मेधावी छात्रों को अलग से पढ़ाना, तो केवल किसी को अलग से नहीं पढ़ाना है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ न्यूनतम बाधा वाले वातावरण में पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो WAS को SAW और 13 को 31 पढ़ता है वो किस प्रकार से ग्रसित है? तो उसे डिस्कैल्कुलिया है। तो डिस्कैल्कुलिया में तो सभी जानते हैं कि जो गणितीय गणना है उसमें गड़बड़ी करता है, उसे डिसलेक्सिया है, उसे डिथीमिया है या डिसप्रेक्सिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया में बच्चे क्या करता है? तो बाज को 100 पढ़ता है, 13 को 31 पढ़ता है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया है उस बच्चे को। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE में व्यापक कॉम्प्रहेंसिव शब्द का अर्थ क्या है? केवल शैक्षिक सत्र का मूल्यांकन, केवल सह शैक्षिक सत्र का मूल्यांकन, तो केवल वाले ये आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, केवल शारीरिक विकास का मूल्यांकन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है इसमें संज्ञानात्मक शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्रों का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो ये बात याद रखनी है। ब्लूम के संशोधित संज्ञानात्मक डोमेन 2001 के अनुसार चिंतन का सर्वोच्च स्तर क्या है? तो ब्लूम का जो संशोधित संज्ञानात्मक डोमेन 2001 है उसके अनुसार जो चिंतन का सर्वोच्च स्तर है वो क्या हो जाएगा? मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, सृजन करना, निर्माण करना या अनुप्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सृजन करना या निर्माण करना। शिक्षण के स्तरों के आधार पर विमर्शक या चिंतनशील स्तर के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट, मॉर्सन, हंट या गैने। तो विमर्शक या चिंतनशील स्तर के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो विमर्शक या चिंतनशील स्तर के प्रतिपादक हंट को माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हंट हो जाएगा। हंट के बारे में स्मृति के प्रतिपादक जो बोध स्तर के जो स्मृति के प्रतिपादक हैं वो हर्बर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बोध स्तर के मॉरिसन हैं और चिंतनशील विमर्शक स्तर के प्रतिपादक हंट हो जाएंगे। तो ये बात भी याद रखनी है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, जिसे हम एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं, के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सुविधादाता या सुगमकर्ता की भूमिका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो 30:1 है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? तो 30:1 है। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का समीकरण कौन सा है? कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का समीकरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकास के संदर्भ में सेफेलोपोडल प्रवृत्ति का नियम क्या बताता है? विकास के संदर्भ में सेफेलोपोडल प्रवृत्ति का नियम क्या बताता है? विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की होता है, विकास एक रैखिक प्रक्रिया है। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सेफेलोपोडल क्या बताता है? विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। स्मृति मेमोरी के तत्वों का सही तार्किक क्रम कौन सा है? तो जो स्मृति है, मेमोरी है, उसके तत्वों का सही तार्किक क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, संकेतीकरण, भंडारण और पुनर्द्वार। भारतीय मॉडल एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी है? तो जो भारतीय मॉडल एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी हो जाएगी? तो 36 मिनट हो जाएगी। छत्तीस मिनट में 6 मिनट शिक्षण, तो 6 मिनट तो शिक्षण के हो जाते हैं, 6 मिनट की प्रतिपुष्टि हो जाती है, 6 मिनट की पुनर्योजना 12 मिनट की हो जाती है, पुनर्शिक्षण 6 मिनट का हो जाता है, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की, तो कुल मिला के 36 मिनट हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपको आंसर की यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आपको जेडी स्टडी वर्ल्ड के नाम से ये पीडीएफ मिल जाएगी। यूपी टेट के सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।